तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस नए चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री का एक वीडियो पहले से बना चुका हूं, जिसमें 26 क्वेश्चन थे और उन क्वेश्चनों का आंसर भी मैं दे चुका हूं। ठीक है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि एक दूसरा वीडियो पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें से 27 से क्वेश्चन 50 तक होंगे। ठीक है, तो दूसरा ये पार्ट मैं आज लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, दोनों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, 2025 में एकदम यही हुप टुप पेपर आने वाले हैं, तो इसलिए आप क्या करें, इसको अच्छी तरीके से तैयार करें। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि सौंदर्य प्रसाधनों में कौन से एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि सौंदर्य साधनों के लिए एथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है, तो यह एक क्या है, अच्छा विलायक है। यह एक अच्छा विलायक का कार्य करता है तथा उदासीन प्रकृति होने के साथ साथ विषैला भी नहीं होता है। मतलब कि ये उदासीन प्रकृति तो है, लेकिन ये विषैला भी नहीं है, और विषैला नहीं है तो अच्छा ही है, अच्छा प्रसाधन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि यूरोट्रोपिन क्या है। यूरोट्रोपिन क्या है, तो उत्तर में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि फार्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके हेक्सामेथिन टेट्रामीन बनाता है, जिसे यूरोट्रोपिन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन को आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। तो हमारा ये उदाहरण में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या दिया है कि ईथर को रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता है, क्यों। तो ईथर को रंगीन बोतल में क्यों भरकर रखा जाता है, तो ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने पेरोक्साइड बनाते हैं, जो विषैली प्रकृति के होते हैं। इससे बचने के लिए ईथर को रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से भरकर रखते हैं। मतलब कि जो ईथर होता है, वो अगर उसको खुली हवा में रख दें तो वो क्या करता है, वो वायु से क्या करता है, वायु से वो अभिक्रिया करने लगता है, और अभिक्रिया करके वो क्या करता है, विषैला विषैला पदार्थ का निर्माण कर देता है। जिससे बचने के लिए उसको हम रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से भर कर रखते हैं। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन है, इसको रिएक्शन को भी आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 30 नंबर दिया है कि ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड होगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो ये क्या है, इसको क्या आप पढ़ेंगे, इसको कहेंगे एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड से प्राथमिक एल्कोहल। तो उत्तर में आप ये रिएक्शन दे देंगे। ठीक है, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड के साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, आप रिएक्शन को अच्छी तरीके से देख लेंगे। 31 नंबर दिया है कि स्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। स्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रेजोइक अम्ल NH3H से क्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं। यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 31 का उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि पोपाक नियम क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों, पोपाक नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोपाक नियम बहुत बार आ चुका है प्रश्न में, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे कि पोपाक नियम क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे, जब किसी असममित कीटोन के ऑक्सीकरण से दो असमान कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, तो C=0, मतलब कार्बन 0 समूह होते हैं। समूह छोटे एल्किल समूह की तरह तरफ जाता है। ठीक है, छोटे समूह की तरफ जाते हैं। कौन, कार्बन समूह छोटे एल्किल समूह के तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे में उदाहरण रह गया हमारा। ठीक है, उदाहरण को भी अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेंगे। अब 33 नंबर दिया है कि 33 नंबर दिया है, देखिए क्या दिया है कि फार्मेलिन क्या है। क्या है, फार्मेलिन क्या है, उसका उदाहरण, उसका उपयोग लिखिए। तो फार्मेलिन क्या है, तो उसको देखिए उत्तर में लिखेंगे कि फार्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फार्मेलिन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है कि फार्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फार्मेलिन कहते हैं। ठीक है, उपयोग लिखेंगे तो उपयोग में लिखेंगे, फार्मेलिन का उपयोग प्रायः शल्य चिकित्सक के उपकरणों को निर्जीवाणुकृत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो 34 नंबर दिया है कि बेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, प्रथम पद बेंजीन से टॉलुइन बनाना, और द्वितीय पद में टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल बनाना। ठीक है, बेंजीन से टॉलुइन बनाना एक है, आप बना सकते हैं, और द्वितीय में टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक अभिक्रिया अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, क्या दिया है कि एथिल एमीन के नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिल एमीन की तरह क्षारकीय है या दुर्बल एकांकी क्षारक की भांति व्यवहार करती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 दिया है क्या कि एमिनो अम्ल की प्रकृति उभयधर्मी होती है, क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे कि अमीनो अम्ल की प्रकृति उभयधर्मी होती है क्योंकि यह अम्ल व क्षारों से अभिक्रिया कर सकता है। जो अम्ल व क्षारों से अभिक्रिया करेगा उसे क्या कहेंगे? उभयधर्मी कहेंगे। ठीक है, उभयधर्मी अम्ल। क्यों? क्योंकि वो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करेगा जो, उसे उभयधर्मी कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो जैसे में फर्स्ट दिया है कि अम्ल के साथ नाइट्रोजन पर एकल इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण एमीन क्रिया करके लवण बनाते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर दिया कि क्षारों के साथ क्रिया एमीन के OH की उपस्थिति के में क्लोरोफॉर्म से क्रिया करके आइसोसाइनाइड बनाता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। जैसे में क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, क्या 37 दिया है, क्या दिया है? एल्कोहलों का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, क्यों? एल्कोहलों का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, क्यों? तो आप उत्तर में लिखेंगे कि एल्कोहलों में सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। तो सबको पता होगा कि सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं और इस सहसंयोजक आबंध पाए जाने के कारण इनके जलीय विलयन में कोई आयन उपस्थित नहीं होते हैं। आयनों की अनुपस्थिति के कारण इनका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। किसके कारण? किसके अनुपस्थिति के कारण? तो आयनों की अनुपस्थिति के कारण इसका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, क्या दिया है कि C2H5OH मतलब क्या है? ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल तथा CH3OCH3 दोनों की अणु समान है किंतु कमरे के ताप पर एथिल एल्कोहल द्रव है तथा CH3OCH3 गैस है। ठीक है, तो उसका उत्तर हम लिखेंगे कि एथिल एल्कोहल के अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होने के कारण ये परस्पर संयोजक करके विशाल अणु बना लेते हैं। इसी कारण यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन 39 दिया है कि विलेय पदार्थ किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो बहुत सिंपल है। तो विलयन में वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित रहता है। विलेय पदार्थ किसे कहते हैं? तो विलयन में उपस्थित हुआ पदार्थ जिसकी मात्रा कम हो। विलयन में उपस्थित हुए पदार्थ जिसकी मात्रा कम हो तो उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 दिया है कि विलायक किसे कहते हैं? तो विलयन में उपस्थित विलयन में या विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। ठीक है, विलायक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कि भार या आयतन प्रतिशत को परिभाषित कीजिए। तो विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो उस विलयन में घुली हो भारी आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, ये 10 नहीं होगा। उस विलयन में घुली हो भार या आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम क्या कहता है कि हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, अर्थात M प्रोपोर्शनल क्या होता है? P। ठीक है, M समानुपाती P। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई एक स्थिरांक लगता है जिसे K से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ KH होता है। ठीक है, जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं KH को। ठीक है, यहाँ पे KH हो जाएगा। ठीक है, P क्या है? प्रेशर है, M द्रव्यमान है। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि वाष्प दाब को परिभाषित कीजिए। वाष्प दाब मतलब सिंपल समझिए कि वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए हेनरी स्थिरांक को क्या अभिप्राय है? तो हेनरी नियतांक का मान जितना अधिक होता है द्रव में गैस की मिलियता उतनी ही कम होती है। ठीक है, ये हमारा 44 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है कि स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं?
तो उत्तर में हो जाएगा कि दो द्रवों के वे मिश्रण जिसका क्वथन एक नियत ताप पर होता है और जो घटकों के अनुपात में बिना परिवर्तन के वाष्पित हो जाते हैं, मतलब बिना उसके घटकों के अनुपात में बिना कोई परिवर्तन किए वाष्पित हो जाते हैं, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है कि आदर्श विलयन को परिभाषित कीजिए। वे विलयन जो ताप एवं सांद्रता के विस्तृत परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, या आप सिंपल बोल सकते हैं कि जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उसे अनादर्श विलयन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो पालन करेगा आदर्श, जो नहीं पालन करेगा अनादर्श। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या है कि बर्फ पर नमक छिड़कने से बर्फ जल्दी गलती है, क्यों? तो क्यों गलती है जल्दी? तो नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, परंतु वातावरण का तापक्रम अधिक ही रहता है। ठीक है, अतः बर्फ जल्दी गल जाती है। तो क्यों गलती है? क्योंकि वातावरण का तापक्रम अधिक ही रहता है। ठीक है, वातावरण का जो ताप होता है वो अधिक ही रहता है। अब 48 नंबर दिया है कि प्रतिलोम परासरण हेतु अर्ध पारगम्य झिल्ली है, सॉरी पारगम्य झिल्ली में प्रयुक्त किसी पदार्थ का उदाहरण दीजिए। तो उत्तर में हो जाएगा हमारा, लिख देंगे कि सेलुलोज या सेलुलोज एसीटेट। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेलुलोज एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है। 49 के लिए कि मोलर चालकता का सूत्र क्या होगा? मोलर चालकता का सूत्र क्या होगा? तो मोलर चालकता को किसे प्रदर्शित करते हैं? या मोलर होगा, मोलर। ठीक है, लैम्डा एम से मोलर चालकता को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात मोलर चालकता लैम्डा एम बराबर के गुणे 1000 बटा में क्या आ जाएगा? मोलर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 दिया है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि तुल्यांकी चालकता का सूत्र क्या होगा? तो तुल्यांकी चालकता का सूत्र क्या होगा? तो तुल्यांकी चालकता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कि गुणे 1000 बटा में नॉर्मलता हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 50 प्रश्न आपको हल करा दिए और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको बताए, और इतना आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे क्योंकि यही प्रश्न अब एग्ज़ाम में आने वाले हैं। मैं आप लोग को चीट करा रहा हूँ, समझ लीजिए। जो बोर्ड में एग्ज़ाम में आएगा वो आएगा, उसी का मैं आप लोग को उत्तर भी बता रहा हूँ, जो कि बस आपको एक वीडियो में सॉरी इसका 2 वीडियो बनाया है। तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 भी है। तो इन दोनों वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, और इन दोनों को देखने के बाद अगर आपको पेपर में कोई दिक्कत परेशानी हो तो फिर आप हमसे कहिएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें।